नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो कि बिहार से सामने आ रही है, जहां बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी विपक्षी विधायक हंगामा और नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। प्रश्नकाल की शुरुआत जैसे ही राजद और वाम दल के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। विपक्षी सदस्य टेबल पलटने लगे। इस पर विस अध्यक्ष ने कहा कि टेबल मत पलटिए। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका तो अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है। तो वहीं बिहार विधानसभा के भीतर भारी हंगामे और विधायकों के बीच झड़प की घटनाओं के बाद आज जेडीयू और भाजपा के विधायकों ने हेलमेट पहनकर विधानसभा में प्रवेश किया। इन विधायकों का कहना है कि उन्हें डर है कि महागठबंधन के विधायक कभी भी हमला कर सकते हैं और उनका सिर फोड़ सकते हैं। इसी डर और सुरक्षा की भावना से उन्होंने हेलमेट पहनना जरूरी समझा। विधानसभा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन के विधायक अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर सदन में आए हैं। लोग जो चल रहे हैं ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग तो यही हाल हो गए। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को उस वक्त सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। इस सियासी गहमागहमी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल ला दिया। राबड़ी देवी ने दावा किया कि तेजस्वी यादव को अब तक 4 बार जान से मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, रास्ते में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर से हर तरह से जान से मारने की कोशिश की गई, सदन में भी अब मारने की कोशिश की गई। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि उन्हें पता है कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस साजिश का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, बीजेपी जेडीयू के अलावा कौन साजिश करेगा। उन्होंने कहा कि ये लोग जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं और तेजस्वी की जान को खतरा है। रास्ता में ब्रेक से ट्रक से यहाँ भी मारने का कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है। जान का खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब। राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि जिस तरह सम्राट चौधरी ने उनके पिता पर आरोप लगाए, अगर वे उस वक्त सदन में होते तो उनका बुखार उतार देते। तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को अपराधी छवि वाला व्यक्ति बताया और कहा कि अब उनकी इज्जत भी गिर चुकी है। पटना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 2 अलग अलग कार्रवाई में जुआरियों और गांजा तस्करों पर नकेल कसी है। जहां बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने गोलघर तिराहा मस्जिद के पीछे से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 कार, 12 मोबाइल फोन और करीब 7.5 लाख रुपए नकद और ताश की 22 गड्डी बरामद हुई है। गिरफ्तार जुआरी पटना और सारण जिले के रहने वाले हैं। तो वहीं पटना के गर्दनी बाग थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनता रोड पत्थर गली स्थित महामाया राय के मकान से 46 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इस मामले में पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी महामाया राम और चिंटू कुमार फरार हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में 23 जुलाई को कथित लूट की घटना सामने आई है, जहां इस घटना की सच्चाई पुलिस अनुसंधान में कुछ और ही निकली है। जहां पीड़ित बताकर केस दर्ज कराने वाला
गयाधर मांझी खुद इस झूठी साजिश का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस कप्तान अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गयाधर मांझी ने थाने में शिकायत दी थी कि कलियागंज से सकई में बेचकर लौटते वक्त 2 बाइक सवार अपराधियों ने 3,10,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। घटना को गंभीर मानते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल गठित किया गया। तकनीकी अनुसंधान और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में कोई लूट की पुष्टि नहीं हुई है। ना तो उजली अपाची बाइक दिखी है, ना ही गयाधर मांझी का उस रास्ते से गुजरने का कोई सबूत मिला है। पूछताछ में गयाधर ने खुद स्वीकार किया कि उसने केवल 50,000 रुपए ही उधार लिए थे, जिसमें से 13,000 खर्च हो चुके थे और 37,000 घर में छिपा रखे थे। वह पैसे देने से बच रहा था, इसलिए उसकी तरफ से इस तरीके की साजिश रची गई। और अब खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां शराब की तस्करी में अब महिलाएं भी हिस्सा लेने लगी हैं। दरअसल मामला सामने आया है जहां डेहरी ऑन सोन के बस स्टैंड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने 500 बोतल से अधिक अंग्रेजी शराब के साथ एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया है, जिस पर 160 लीटर शराब को लाद कर ले जाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि डेहरी के बस स्टैंड के पास एक ऑटो रिक्शे में शराब लोड किया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ऑटो रिक्शा चालक प्रदीप चंद्रवंशी भागने लगा। वहीं ऑटो पर एक महिला अनीता देवी शराब के साथ बैठी हुई थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। साथ ही भाग रहे प्रदीप चंद्रवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। डेहरी के एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से आई थी और कहां डिलीवर करने ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि आजकल शराब की तस्करी में महिलाओं के भी शामिल होने की खबरें तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भागलपुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते ही अब उसने रौद्र रूप ले लिया है और इस बार सिर्फ बाढ़ ही नहीं, साथ में तबाही लेकर भी आया है कटाव का ये कहर। भागलपुर के ममलखा गांव, जहां गंगा के तेज बहाव ने लोगों की नींद उड़ा दी है। कटाव इतना भयंकर है कि कई घर पल भर में गंगा में समा चुके हैं और हालात अब भी बेकाबू बने हुए हैं। गंगा किनारे बसा ये गांव कटाव से बेहाल है। कटाव की तीव्रता इतनी है कि जमीन का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नदी में विलीन हो रहा है। ग्रामीणों के घर, उनकी जमीन, उनका बसेरा, सब कुछ गंगा लील रही है। यहाँ के ग्रामीणों ने कहा है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया और हमारा पूरा गाँव डूबा तो हम सब आने वाले चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से केवल खानापूर्ति की जा रही है। बोरियों में मिट्टी भरकर नाम मात्र का कटाव रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद नाकाफी साबित हो रहा है। अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। हम रोज डर के साए में जी रहे हैं, पता नहीं अगला नंबर किसका हो, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। कटाव के कारण मसाड़ू से लेकर के और रानी दियरा तक कई जगहों पर गंगा का विकराल रूप जो है कटाव का कारण बना हुआ है। यहाँ कम से कम 300 से 400 घर गंगा में विलीन हो चुका है। रानी दियरा गांव कई बार विस्थापित हुआ, अब भी कटाव का दंश वहाँ झेल रहे हैं लोग। प्रशासन द्वारा कटाव रोकने के लिए जो काम किया गया है वो अपर्याप्त है। इस गाँव में बाढ़ से पहले कटाव निरोधी कार्य होना चाहिए। और अब खबर सुल्तानगंज से, जहां अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धा का एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल से आए शिव भक्तों की टोली ने 100 किलो वजनी बजरंग बली की आकृति वाला विशाल कांवड़ लेकर घाट पर वो पहुंचे। ये कांवड़ न केवल अपने वजन को लेकर बल्कि अपनी भव्यता और विशिष्टता के कारण भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। करीब 20 लोगों की टीम ने 15 दिनों की कड़ी मेहनत से इस विशेष कांवड़ को तैयार किया है। कांवड़ में भगवान हनुमान की प्रतिमा, रंग बिरंगी सजावटी कपड़े और आकर्षक विद्युत सज्जा ने घाट की रौनक बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसे कांवड़ न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये दिखाते हैं कि सच्ची आस्था के आगे कई बार कोई भार भारी नहीं होता है। सुल्तानगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के विशेष कांवड़ हर साल श्रद्धा और भक्ति की नई मिसाल पेश करते हैं।
और अब खबर झारखंड से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई की शाम झारखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां राज्य हित से जुड़े कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान खासतौर पर सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सरकारी सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए गए। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक के लिए गए महत्वपूर्ण फैसले की पूरी सूची जारी की गई है, जिसमें शहीद जवानों के परिवार को मदद के लिए उनके परिवार को विशेष आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में स्थान मिलेगा। मार्च 2023 तक की नियंत्रक की रिपोर्ट के हिसाब से इस दौरान झारखंड वित्त सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं राज्य की 3 महिला चिकित्सकों को सेवा से हटा दिया गया है। इसके साथ ही दलित आदिवासी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई जाएगी। पुलिस भर्ती में नई नीति, झारखंड पुलिस कक्षपाल और सिपाही भर्ती के लिए नई नियमावली 2025 भी लागू होगी। राज्य में पुराने आवेदकों को फीस और उम्र में छूट मिलेगी। तो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। राज्य में उर्दू शिक्षकों के लिए 4,339 नए पद सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मिली 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची स्थित सदर हॉस्पिटल के मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला सुनाया है। और इसके साथ ही मंत्री ने सभी जिलों के सदर अस्पताल में सुविधाएं और बढ़ाने का भी ऐलान किया है। राजधानी में स्थित प्रोजेक्ट भवन में कल आयोजित हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में 200 बेड की सुपर स्पेशलिटी यूनिट बनाई जाएगी और एक पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने रांची सदर अस्पताल को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की है। राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री व झामुमो के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन की सेहत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि उनकी हालत अभी भी स्थिर है और उनका इलाज कर रहे सभी डॉक्टर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत हैं। दरअसल बीते कल रांची में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम ने जानकारी दी है, जिसके ठीक बाद वो वापस दिल्ली रवाना भी हो गए। तो वहीं सीएम ने बैठक के बाद ये भी कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ सभी की दुआएं हैं। उन्होंने कई जंग जीती हैं, ये जंग भी जीतेंगे। सभी की दुआएं बाबा के साथ हैं। गुरुजी इलाजरत हैं, हालांकि उन्हें ठीक होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। उल्लेखनीय है कि 81 वर्षीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन पिछले 19 जून से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक पूरी टीम हर पल उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस मुश्किल घड़ी में सीएम के साथ उनका पूरा परिवार भी दिल्ली में ठहरा हुआ है। सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं कि गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था, जिसके जवाब में अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुलकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जानकारी मिली है कि रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने खुलेआम बाबूलाल मरांडी के इलाज करने की बात तक कह डाली। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर साहिबगंज सहित राज्य के विभिन्न जिलों की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा की जाने वाली टिप्पणी के खिलाफ तंज भरे लहजे में जवाब भी दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बीते कल कैबिनेट बैठक में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लिए गए फैसले पर जानकारी साझा की है।
झारखंड की राजधानी रांची समेत सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों प्राइवेट डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ सभी सरकारी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष सभी सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे प्राइवेट और सरकारी चिकित्सकों को उनके वेतन के अलावा वेतन के आसपास की इंसेंटिव भी प्रदान की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 8 करोड़ का खर्च आया है। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड के सत्ता दल में शामिल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने बताया है कि प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल आरजेडी प्रमुख ने पूर्व मंत्री को पार्टी के प्रधान महासचिव के पद के लिए नियुक्त किया है, जिससे जुड़ी अधिसूचना बीते कल रात सार्वजनिक तौर पर जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल में सत्यानंद भोक्ता कृषि के पद पर भी कार्यभार संभाल चुके हैं। इसके अलावा वो पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय में भी श्रम नियोजन मंत्री रह चुके थे। तब वो छात्र सीट से राजद के विधायक थे। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में चुनाव से पहले पड़ोसी राज्य झारखंड में राजद की मजबूती को ध्यान में रखते हुए लालू यादव ने एक बार फिर सत्यानंद भोक्ता पर अपना विश्वास जताया है। माओवादियों ने आगामी 3 अगस्त को झारखंड समेत 4 राज्यों में एक दिवसीय बंद की घोषणा की है, जिसे लेकर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता से हमारी संवाददाता तृप्ति ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आपको सुना देते हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है झारखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अनुराग गुप्ता। आइए मिलते हैं उनसे। सर, एपीएन में स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी हाल ही में नशे की तस्कर के खिलाफ, मादक पदार्थ के तस्कर के खिलाफ, इस्तेमाल के खिलाफ एक अभियान चलाया है। अभियान को लेकर कई दिशा निर्देश दिए, इस पर क्या कहना आपका? ये अभियान पुलिस ने नहीं, पूरी राज्य सरकार ने चलाया है। आपको मैं बता दूं कि हमारी राज्य की मुख्य सचिव महोदया, गृह सचिव महोदया, खुद माननीय मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि राज्य में अफीम की और हर प्रकार के नशीले पदार्थ की तस्करी, उसकी पैदाइश, हर जिसको रोका जाए। यहाँ जो मतलब वास्तविक है वो कोई बनावटी नहीं है, सब फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और वो हम लोग हमारे जवान, हमारे थानेदार, हमारे डीएसपी, हमारे एसपी, हमारा पुलिस मुख्यालय, सबका एक सम्मिलित प्रयास है। उसकी वो उपलब्धि है, वो सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं है, पूरी राज्य पुलिस, हमारे 62,000 जवानों की और अधिकारियों की उपलब्धि है वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता, जिन्होंने आत्मविश्वास से लबरेज होकर बताया कि वो अपराध नियंत्रण से लेकर साइबर अपराध से लेकर विभिन्न प्रकार के जो भी कार्रवाई की जाएगी, इसके उन सभी चीज़ों को लेकर वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे तबादले किए जा रहे हैं और प्रमोशंस भी किए जा रहे हैं पदाधिकारियों के। ये सारी कार्रवाई की जा रही है, बैठकें लगातार किए जा रहे हैं और पुलिस मुखिया के तौर पर वो अपने कार्यों के जरिए झारखंड को, पूरे राज्य को जो है अपराध से मुक्त करने के लिए, नक्सल से मुक्त करने के लिए लगातार अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय रूप ले चुका है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने आगामी 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में आई एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा भी चल सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी बड़ी संभावना है और इसे लेकर भी बड़ी चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में पिछले 1 जून से लेकर 34 जुलाई तक 660.5 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। गौर करने वाली बात है कि इस अवधि में झारखंड में अमूमन तौर पर 434.7 mm की बारिश होती है। ऐसे में हर साल की मानसून वाली बारिश को सामान्य से 50% अधिक मापा गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों के बीच तापमान में 2 से 3 की डिग्री की भी संभावना जताई गई है। निदेशक अभिषेक आनंद के मुताबिक 26 जुलाई को राज्य के दक्षिणी एवं मध्यवर्ती हिस्सों में, 27 और 28 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा,
सरायकेला, खरसावा, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और मध्यवर्ती हिस्सों में भी कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ 29 और 30 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जो सिस्टम का मूवमेंट के साथ में जो रेनफॉल है, ये जो नॉर्थ सेंट्रल झारखंड है, मतलब रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, वहां पे अत्यंत भारी बारिश भी एक आध जगह पर हो सकती है। उसके सटे हुए इलाकों में कुछ जगह पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पे भारी बारिश होने की संभावना है। तो क्योंकि सिस्टम के साथ में ये मानसून आ रहा है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे कि लोग सतर्क रहें। बट किसान भाई के लिए ये अच्छी खबर है कि खेतों में उनका पानी अच्छा जमा हो सकता है, जिससे कि वो जो रोपनी का काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के झालावाड़ में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक स्कूल की छत गिरने की खबर है, जिसमें 7 बच्चों की मौत की खबर मिली है, जबकि 15 बच्चों की हालत गंभीर है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक गिर गई। क्लास में मौजूद छात्र इसके नीचे दब गए। जानकारी के मुताबिक क्लास के अंदर करीब 60 बच्चे मौजूद थे। हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और अब खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां बड़े बड़े राजनेता और मौजूदा सरकार भले ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा के बेहतर स्तर की व्यवस्था होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। बेहतर शिक्षा तो दूर की बात है, बल्कि भ्रष्टाचार की दीमक से खोखला हो चुका है शिक्षा विभाग। इतना नकारा हो चुका है कि वे स्कूल परिसर में साफ सफाई जैसे कार्यों को लेकर भी छोटे छोटे बच्चों पर निर्भर हो चुका है। जबलपुर जिले में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते और बर्तन मांजते देखा गया। जबलपुर जिले के डुमना स्थित शासकीय स्कूलों में बच्चों से झाड़ू और बर्तन मंजवाने का वीडियो सामने आया है, जहां स्कूल के बच्चे बर्तन मांजते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा इसको लेकर जबलपुर के लॉ स्टूडेंट ने जमकर हंगामा किया और जिला शिक्षा अधिकारी में जाकर ज्ञापन भी सौंपा है। आज जबलपुर में एक ऐसी निंदनीय घटना हुई डुमना स्थित एक ककरतला प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर एक शिक्षा के मंदिर पर शिक्षा देने का कार्य होता है प्राचार्य का और वहां के शिक्षकों का, लेकिन वहां पर उन बच्चों से झाड़ू लगाया जा रहा था। झाड़ू लगवाया, ऐसा कृत्य करने से ना उनको शर्म आई ना कुछ हुआ। आज जबलपुर के अधिवक्ता मनोज शिवहरे के बेटे शिवांग शिवहरे पर किए गए जानलेवा हमले को लेकर अधिवक्ता संघ में बड़ा आक्रोश है, जिसको लेकर जबलपुर के अधिवक्ता संघ के द्वारा कामकाज बंद कर मानव श्रृंखला बनाकर जबलपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग की गई। उधर मामले को बढ़ता देख जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मनीष मिश्रा के द्वारा बताया गया कि उनके अधिवक्ता साथियों के द्वारा पूर्व में भी शिकायत दी गई थी, जिसको लेकर 24 घंटे के अंदर कार्यवाही के निर्देश दिए थे, पर 72 घंटे बीतने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। इस बात से उग्र होकर संपूर्ण अधिवक्ता संघ द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस संबंध में जबलपुर आईजी के द्वारा फोन के माध्यम से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से बात की गई और 3 दिनों के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता संघ शांत हुए और इस प्रदर्शन को रोका गया। जबलपुर एसटीएफ की टीम ने कटनी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई कुचला थाना क्षेत्र के बिलहरी चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़खेरा की सामने आई है, जहां दबिश देकर एक युवक को पकड़ा गया है। युवक के पास से 1,56,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई में नकली नोटों की छपाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, कंप्यूटर स्कैनर, कलर प्रिंटर, स्पेशल कागज और नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि कृष्णा लोधी नाम का युवक गांव में ऑनलाइन सेंटर चला रहा है। वह 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट छापता है और सप्लाई करता है। इसका बड़ा नेटवर्क फैला है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कटोरा तालाब इलाके में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी करने वाले गिरोह का रायपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 87 मोबाइल फोन, 20,000 नकद और 2 एक्टिवा वाहन बरामद किया है। बरामद सामान की कुल कीमत लगभग 21 लाख रुपए आकी गई है। तो शिकायतकर्ता विशाल विरनानी ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जुलाई की रात को वे अपनी दुकान शोभा टेलीकॉम बंद कर गया था। अगली सुबह दुकान का शटर टूटा पाया, तब जाकर उसे इस पूरी वारदात का पता लगा। जशपुर जिले के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र में आज 2 हाथी रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गए, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मादा हाथी अपने छोटे बच्चे के साथ झुंड से बिछड़ गई थी और भटकते हुए लुड़ेग हाई स्कूल परिसर तक पहुंच गई। वन विभाग के अनुसार हाथियों के झुंड से बिछड़ने के बाद दोनों हाथी पास के रिहायशी इलाकों में घूमते रहे। जैसे ही हाथी लोगों के घरों के पास पहुंचे, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उन्हें भगाने का प्रयास करने लगे, तो हाथियों के वापस जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश में अब प्रशासन लगा हुआ है। कोरबा जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर है। करतला विकास खंड के बाधापाली और घिनारा के बीच स्थित छिंदई नाला का पुल जलस्तर बढ़ने से डूब गया है। कोरबा को खरसिया रायगढ़ से जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग से रोजाना सैकड़ों ग्रामीण आवाजाही करते हैं, लेकिन पानी का बहाव अब पुल से करीब 4 फीट ऊपर से हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि राहगीरों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है, जबकि कई लोग पानी का तेज बहाव देखकर वापस लौटने को मजबूर हैं। हर साल बारिश में इसी तरह की स्थिति बनती है, लेकिन पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण समस्या बनी रहती है। सूरजपुर में भैयाथान क्षेत्र के पासल गांव समेत कई गांव के सैकड़ों किसानों के कृषि भूमि में जल भराव के हालात बने हुए हैं, जहां किसानों का आरोप है कि रिहंद नदी के किनारे हाइड्रो पावर प्लांट कंपनी के द्वारा डैम का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा नदी का पानी रोकने के कारण डैम का पानी सैकड़ों किसानों के खेत में पहुंच गया और जल भराव के हालात से किसानों के फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं पांडोपारा मार्ग में भी जल भराव के हालात हैं। ऐसे में कंपनी के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। किसानों के द्वारा एसडीएम से शिकायत की गई है। ऐसे में एसडीएम भैयाथान ने पावर प्लांट कंपनी से चर्चा कर ग्रामीण की समस्या को दूर करने की बात कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।